नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और बेहद धमाकेदार, रोंगटे खड़े कर देने वाले और भावनाओं के उच्चतम शिखर को छूने वाले मेगा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तारांकन पिछले एपिसोड 24 में हमने देखा कि कैसे समुद्र के बीचों बीच स्थित डेथ ट्रायंगल के अज्ञात द्वीप पर इतिहास का सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध लड़ा गया। कबीर सोलंकी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन नियति का खेल देखिए। जिस भाई को वो बचाने गया था, उसी भाई यानी विक्रम सोलंकी ने आखिरी वक्त पर अपनी माटी का कर्ज चुकाया। प्रोफेसर अवस्थी के उस महाविनाशकारी किनेटिक किलर डिवाइस और देवलोह की अनियंत्रित ऊर्जा को शांत करने के लिए विक्रम ने खुद का बलिदान दे दिया। वो देवलोह को लेकर मशीन के धधकते हुए केंद्र में कूद गया। प्रोफेसर अवस्थी और विक्रम दोनों उस नीली रोशनी और अपार ऊर्जा के समंदर में विलीन हो गए। पूरी दुनिया विनाश के कगार से वापस लौट आई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया। ब्लैक ईगल का वो खतरनाक द्वीप का टावर ढह गया, लेकिन कबीर के सीने में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसकी भरपाई शायद 7 जन्मों में भी नहीं हो सकती। कबीर सहरसा की धरती पर लौट तो आया है, लेकिन उसके हाथ में अब भी उसके भाई की वो टूटी हुई बिजली की तलवार का टुकड़ा और पिता की वो पुरानी घड़ी है, जो अब टिक टिक करके एक नए खतरे का संकेत दे रही है। आज का ये 25वां एपिसोड के फॉर किंग के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी अध्याय होने वाला है। आज सहरसा की हवेली से लेकर अरावली की पाताल जैसी गहरी गुफाओं तक और दिल्ली के सुरक्षित सरकारी गलियारों से लेकर तिब्बत की सीमा पर स्थित ब्लैक ईगल के दूसरे सबसे खूंखार ठिकाने तक की कहानी आपके सामने खुलेगी। क्या विक्रम वाकई मर चुका है, या देवलोह की उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने उसे किसी ऐसे रूप में बदल दिया है जिसकी कल्पना कबीर ने भी नहीं की थी? क्या प्रोफेसर अवस्थी का अंत हो गया, या वो सिर्फ एक मोहरा था और ब्लैक ईगल का असली आका द शैडो किंग अब भी पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है? अगर आप कबीर सोलंकी के इस नए और अंतिम धर्म युद्ध में उसके साथ हैं, अगर आपकी रगों में भी अपनी मिट्टी के लिए सम्मान दौड़ता है, तो कमेंट्स में अभी पूरे जोश के साथ लिखें कबीर द किंग और जस्टिस फॉर विक्रम। चलिए बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं। तारांकन इनटू डार्क के फॉर किंग का एपिसोड 25 अरावली की पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें जब सहरसा गांव की पुरानी हवेली के कंगूरों पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो पूरी हवेली खून के रंग में नहा गई हो। गांव में सन्नाटा था। ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है, बल्कि ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले प्रकृति पर छा जाता है। कबीर सोलंकी हवेली के विशाल आंगन में अकेला बैठा था। उसके सामने जमीन पर एक सफेद कपड़ा बिछा था, जिस पर विक्रम की वो आधी टूटी हुई तलवार और अरावली की मिट्टी रखी थी। कबीर के जिस्म पर पट्टियां बंधी थीं। द्वीप पर लगी गोली का घाव अभी भी हरा था, लेकिन कबीर को उस शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसकी आंखें सुलगते हुए कोयले की तरह लाल थीं, जिनमें आंसुओं की नमी सूख चुकी थी और केवल एक ठंडी जमा देने वाली आग बची थी। कबीर, एक कांपती हुई कमजोर आवाज गूंजी। कबीर ने सिर उठाकर देखा। शांति मां दरवाजे की चौखट पर खड़ी थीं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। पिछले 24 घंटों में वो जैसे 10 साल बूढ़ी हो गई थीं। उनके हाथों में गंगा जल का एक छोटा सा कलश था। कबीर उठ खड़ा हुआ। वो भारी कदमों से अपनी माँ के पास गया और उनके घुटनों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर शांति माँ के आंचल में रख दिया। एक ऐसा योद्धा जिसके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक ब्लैक ईगल के कमांडो कांपते थे, अपनी माँ के सामने आते ही एक छोटा बच्चा बन गया था। माँ, मैं उसे वापस नहीं ला पाया। मैं आपके बड़े बेटे को, अपने भाई को बचा नहीं पाया माँ। वो मेरी आंखों के सामने उस आग में समा गया। उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि माँ से कहना मुझे माफ कर दे। कबीर की आवाज भारी हो गई। उसका गला रुंध गया। शांति माँ ने कांपते हाथों से कबीर के सिर को सहलाया। उनकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद टपकी और कबीर के गाल पर गिरी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने रोने को रोका। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, एक शतरानी का ठहराव। रो मत मेरे बच्चे, रो मत। सोलंकी वंश के पुरुष पीठ पर गोली नहीं खाते और न ही कायरों की तरह मरते हैं। विक्रम भटक गया था। उस पापी अवस्थी ने उसके दिमाग में जहर भर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने जो किया, उसने साबित कर दिया कि उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा था। उसने अपने भाई के लिए, अपनी इस माटी के लिए अपनी जान दी है। वो गद्दार बनकर नहीं मरा कबीर, वो एक वीर की तरह मरा है। मुझे गर्व है मेरे दोनों बेटों पर। शांति माँ की इन बातों ने कबीर के सीने में लगी आग को और भड़का दिया। उसने उठकर अपनी माँ के पैर छुए। लेकिन माँ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। प्रोफेसर अवस्थी भले ही उस आग में जल गया हो,
लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी आसानी से मर सकता है। और अगर वो मर भी गया है तो उस द्वीप पर जो तकनीक मैंने देखी वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ब्लैक ईगल का नेटवर्क बहुत गहरा है माँ। उन्होंने हमारे परिवार को तबाह किया, हमारे पिता को मारा, मेरे भाई का बचपन छीना और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं इस संगठन के आखिरी आदमी को ढूंढकर अरावली की इसी मिट्टी में दफन न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से भारी कदमों की आवाज आई। मेजर अभिमन्यु और जोया अंदर दाखिल हुए। मेजर अभिमन्यु के चेहरे पर गंभीर चिंता की रेखाएं थीं और जोया के हाथ में उसका वही मिलिट्री ग्रेड टैबलेट था जो लगातार बीप कर रहा था। कबीर, हमें तुरंत बात करनी होगी, मेजर अभिमन्यु ने कहा। उनकी आवाज में मिलिट्री कमांडर वाली सख्ती और तात्कालिकता थी। कबीर ने शांति माँ की तरफ देखा। माँ ने सिर हिलाकर अनुमति दी। जाओ कबीर, अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ो। जब तक इस धरती से अधर्म का नाश नहीं हो जाता तब तक इस हवेली का दीपक शांत नहीं होगा। कबीर मेजर और जोया को लेकर हवेली के उसी गुप्त तहखाने की तरफ बढ़ा जहां देवलोह के प्राचीन दस्तावेज और कबीर के पिता स्वर्गीय विक्रमजीत सोलंकी की डायरियां रखी थीं। तहखाने की ठंडी रोशनी में जोया ने तुरंत अपने टैबलेट को टेबल पर रखा और एक 3D होलोग्राफिक मैप प्रोजेक्ट किया। हवा में तैरता हुआ वो नक्शा भारत की उत्तरी सीमा यानी तिब्बत और लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों के जंक्शन को दिखा रहा था। कबीर, जो बात तुमने द्वीप पर महसूस की थी वो 100% सच साबित हो रही है, जोया ने स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाते हुए कहना शुरू किया। जब मैं द्वीप के उस हाईटेक टावर के मेन फ्रेम कंप्यूटर को हैक कर रही थी तो ब्लास्ट होने से ठीक 35 सेकंड पहले मैंने कुछ एनक्रिप्टेड डेटा फाइल्स अपने पर्सनल सर्वर पर डाउनलोड कर ली थी। पिछले 12 घंटों से हमारी इंटेलिजेंस टीम उस डेटा को डिकोड करने में लगी थी और जो सच सामने आया है वो प्रोफेसर अवस्थी से कहीं ज्यादा भयानक है। कबीर ने अपनी गहरी और संजीदा नजरें जोया पर टिका दी। साफ साफ बताओ जोया, क्या मिला है उस डेटा में? मेजर अभिमन्यु ने बात आगे बढ़ाई। कबीर, प्रोफेसर अवस्थी ब्लैक ईगल का चीफ साइंटिस्ट जरूर था, लेकिन वो इस पूरे संगठन का मालिक नहीं था। वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे अरावली से देवलोह निकालने और किनेटिक किलर डिवाइस बनाने का काम सौंपा गया था। ब्लैक ईगल को फंडिंग और ग्लोबल सपोर्ट एक ऐसे इंसान से मिल रहा है जिसे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां केवल द शैडो किंग के नाम से जानती हैं। शैडो किंग? कबीर के हाथ अपने आप उसकी कुल्हाड़ी के हत्थे पर चले गए। यह कौन है और इसका ठिकाना कहाँ है? इसका असली नाम, चेहरा या नागरिकता आज तक किसी भी देश की सरकार को मालूम नहीं है, मेजर ने दीवार पर लगी एक पुरानी सैटेलाइट इमेज को ऑन करते हुए कहा। लेकिन इस डेटा से हमें ये पता चला है कि ब्लैक ईगल का असली हेडक्वार्टर उस अज्ञात द्वीप पर नहीं था। वो तो केवल एक एक्सपेरिमेंटल लैब थी। इनका मुख्य गढ़, इनकी पूरी सेना और इनका सबसे बड़ा कमांड सेंटर तिब्बत की सीमा के पास अक्साई चिन के दुर्गम और बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर में स्थित है। इस जगह को कोडनेम दिया गया है द फ्रोजन हिल। जोया ने टैबलेट पर कुछ और आंकड़े दिखाए। और सबसे बड़ी बात कबीर, प्रोफेसर अवस्थी ने मरने से ठीक पहले देवलोह की ऊर्जा का जो बायो ट्रिगर तुम्हारे खून से एक्टिवेट किया था उसका पूरा डेटा रियल टाइम में सीधे उस फ्रोजन हिल बंकर के सर्वर पर ट्रांसफर हो गया था। इसका मतलब यह है कि भले ही द्वीप पर वो मशीन नष्ट हो गई हो, लेकिन उनके पास अब सोलंकी वंश के खून का जेनेटिक कोड और देवलोह की फ्रीक्वेंसी का पूरा ब्लूप्रिंट पहुंच चुका है। कबीर का खून खौल उठा। इसका मतलब अवस्थी ने मरने से पहले भी अपना काम पूरा कर दिया। वो हमारे खून की शक्ति को उन गद्दारों के हाथ में सौंप गया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कबीर। मेजर अभिमन्यु का चेहरा और सख्त हो गया। आज सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुई थी। द्वीप पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है, लेकिन समस्या ये है कि वो इलाका इंटरनेशनल नोमैन लैंड और विवादित सीमा के बेहद करीब है। हम वहां सीधे अपनी सेना या एयरफोर्स नहीं भेज सकते क्योंकि इससे एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए सरकार को एक ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड टीम की जरूरत है जो वहां जाए, उस बंकर को तबाह करे और उस डेटा को हमेशा के लिए मिटा दे। और सरकार चाहती है कि वो टीम में लीड करूं। कबीर ने सीधे मेजर की आंखों में देखकर पूछा। हाँ, मेजर ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। ऑफिशियली तुम सेना के हिस्से नहीं हो, तुम अरावली के रक्षक हो। अगर तुम पकड़े गए या वहां कुछ हुआ तो सरकार पल्ला झाड़ सकती है। ये एक सुसाइड मिशन है कबीर। वहां का तापमान -30 डिग्री है। वहां ब्लैक ईगल की अपनी एक पूरी प्राइवेट आर्मी है
और आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तुम मना कर सकते हो। कबीर धीरे से हंसा। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि तहखाने की दीवारें भी सिहर गईं। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और उसे टेबल पर रखे नक्शे के ठीक बीचों बीच गाड़ दिया। मेजर, जब मैंने अपने भाई को उस आग में खोया था, तभी मैंने अपनी जिंदगी का डर भी वहीं छोड़ दिया था। मेरे पिता की हत्या का बदला, मेरे भाई की मौत का इंसाफ और मेरी माटी की सुरक्षा, ये तीनों चीजें मुझे उस फ्रोजन हेल की तरफ बुला रही हैं। चाहे वहां -30 डिग्री तापमान हो या मौत का तांडव, कबीर सोलंकी वहां जाएगा और ब्लैक ईगल के उस शैडो किंग का साम्राज्य वहीं बर्फ में दफन कर देगा। जोया ने कबीर की आंखों में वो पुराना संकल्प देखा। वो जानती थी कि कबीर को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है कबीर, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। उस बंकर के फायरवॉल को तोड़ने के लिए तुम्हें एक हैकर की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारी बैकअप टीम का नेतृत्व करूंगा। मेजर अभिमन्यु ने अपनी पिस्तौल को लोड करते हुए कहा। हमारी टीम आज रात ही स्पेशल एविएशन रिसर्च सेंटर के एक सीक्रेट चॉपर से लद्दाख के फॉरवर्ड बेस के लिए उड़ जाएगी। मिशन पर निकलने से पहले कबीर को एक काम और पूरा करना था। हवेली के बाहर सहरसा गांव के प्राचीन महाकाल मंदिर के चबूतरे पर आर्यन बैठा हुआ था। आर्यन, जो कबीर का सबसे वफादार दोस्त और अरावली के इतिहास का सबसे बड़ा जानकार था, कई दिनों से कुछ पुराने ग्रंथों और तांबे के पत्थरों का अध्ययन कर रहा था, जिन्हें कबीर के पिता ने अरावली की सबसे गहरी गुफा से निकाला था। कबीर जब आर्यन के पास पहुंचा तो आर्यन की आंखें फटी की फटी थीं। उसके चारों तरफ पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। कबीर, तुम आ गए, अच्छा हुआ, मुझे तुमसे अभी मिलना था। मेजर और जोया तुम्हें जो बता रहे हैं वो आधुनिक विज्ञान है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जो लिखा था वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। आर्यन ने उत्तेजित होते हुए कहा। क्या बात है आर्यन, तुम इतने परेशान क्यों हो? कबीर ने उसके पास बैठते हुए पूछा। आर्यन ने एक बहुत ही पुराना घिसा हुआ तांबे का पत्थर कबीर के सामने रखा। उस पर प्राचीन ब्राह्मी या किसी गुप्त लिपि में कुछ खुदा हुआ था, जिसके साथ एक त्रिशूल और एक चक्र की आकृति बनी थी। कबीर, मेजर ने तुमसे कहा कि देवलोह एक उल्कापिंड का हिस्सा है जो हजारों साल पहले अरावली में गिरा था। यह बात वैज्ञानिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन इस ताम्रपत्र के अनुसार वो उल्कापिंड कोई साधारण खगोलीय पिंड नहीं था। इसे हमारे पुराणों में रुद्रशिला कहा गया है, यानी भगवान शिव के क्रोध या उनकी ऊर्जा का एक अंश। इस धातु के 2 हिस्से थे कबीर। कबीर ने चौंक कर आर्यन को देखा। 2 हिस्से? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हिस्सा अरावली की गुफाओं में था और जिसे प्रोफेसर अवस्थी ने चुराया था, वो केवल सकारात्मक या ऊर्जा को सोखने और छोड़ने वाला हिस्सा था। लेकिन इस ताम्रपत्र के मुताबिक उस रुद्रशिला का एक दूसरा टुकड़ा भी था, जो गिरने के वक्त मुख्य पिंड से अलग होकर सुदूर उत्तर के बर्फीले पहाड़ों में जा गिरा था। उसे काल लोह या अंधेरे का अंश कहा गया है। अरावली का देवलोह अगर जीवन और असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो वो काल लोह केवल विनाश, म्यूटेशन और अंधकार का केंद्र है। कबीर के दिमाग की नसें तन गईं। काल लोह, इसका मतलब ब्लैक ईगल का वो शैडो किंग जिस जगह पर बैठा है वो कोई आम बंकर नहीं है, वो उसी दूसरे टुकड़े की खोज में वहां गया है। बिल्कुल सही कबीर। आर्यन की आवाज में डर साफ था। अगर ब्लैक ईगल के पास तुम्हारे खून का जेनेटिक कोड पहुंच चुका है और उनके पास ऑलरेडी वह काल लोह मौजूद है, तो वे अरावली के देवलोह और उत्तर के काल लोह दोनों की ऊर्जा को मिलाकर एक ऐसा महाविनाशक चक्र बना सकते हैं जिसके बाद पूरी पृथ्वी पर उनका नियंत्रण होगा। विज्ञान जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कह रहा है, हमारे पूर्वज उसे प्रलय की अग्नि कहते थे। कबीर उठ खड़ा हुआ। हवा में अब ठंडक बढ़ने लगी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। तो इसका मतलब मेरी लड़ाई सिर्फ एक आतंकवादी संगठन से नहीं है। ये लड़ाई उस प्राचीन संतुलन को बचाने की है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा था। एक और बात कबीर, आर्यन ने कबीर का हाथ पकड़ते हुए कहा। इस ताम्रपत्र के आखिरी श्लोक में लिखा है कि जब दोनों लोह एक दूसरे के प्रभाव में आती हैं तो समय और जीवन के नियम बदल जाते हैं। द्वीप पर जो ब्लास्ट हुआ उसमें विक्रम का शरीर भले ही गायब हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मर चुका है। देवलोह का चुंबकीय क्षेत्र किसी भी जीव के कोशिकीय ऊतकों को पूरी तरह नष्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें एक अलग स्टेट में ले जा सकता है। विक्रम जिंदा हो सकता है कबीर, लेकिन शायद वो अब वो विक्रम न रहा हो जिसे तुम जानते थे। ये बात सुनते ही कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। विक्रम जिंदा है? क्या ये सच हो सकता है?
उसकी आंखों के सामने उस रात का दृश्य घूम गया जब विक्रम मुस्कुराते हुए उस नीली रोशनी में समा गया था। अगर उसका भाई जिंदा है तो वो उसे ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे नर्क के दरवाजे ही क्यों न खटखटाने पड़े। रात के ठीक 2 बजे भारतीय वायुसेना के एक अत्यंत गोपनीय और रडार की नजरों से बच निकलने वाले स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने लद्दाख के एक सुदूर मिलिट्री बेस से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल पूरी तरह शांत था। केवल चॉपर के इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कबीर अब अपने पारंपरिक कपड़ों में नहीं था। उसने भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस का सफेद विंटर कैलाज सूट पहन रखा था। उसकी पीठ पर उसकी वो भारी कुल्हाड़ी बंधी थी जिसे उसने खास तौर पर एक नए मैकेनिज्म से अपनी बेल्ट से जोड़ा था। उसके बगल में जोया बैठी थी जो अपनी थर्मल जैकेट में लिपटी हुई अपने चश्मे को साफ कर रही थी, और उसके सामने स्क्रीन पर अक्साई चिन की पहाड़ियों के थर्मल स्कैन चल रहे थे। मेजर अभिमन्यु ने कबीर और अपनी टीम के 5 चुनिंदा कमांडो को ब्रीफ करना शुरू किया। ये वो कमांडो थे जिन्हें पारा एसएफ की सबसे घातक टुकड़ी से चुना गया था, और आधिकारिक रिकॉर्ड पर वे सभी इस वक्त लंबी छुट्टी पर थे। कमांडो, ध्यान से सुनो, मेजर अभिमन्यु ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा। हमारा ड्रॉप जोन कूदने का स्थान इस बर्फीली पहाड़ी की चोटी से ठीक 2 किलोमीटर पीछे है। वहां का तापमान इस वक्त -32 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इस मौसम में पैराशूट से कूदना सीधे मौत को दावत देना है, इसलिए हम लो ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। जमीन पर उतरते ही हमारे पास केवल 40 मिनट होंगे बंकर के बाहरी पेरीमीटर को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद ब्लैक ईगल का ऑटोमेटिक सैटेलाइट पेट्रोलिंग सिस्टम हमारे ऊपर आ जाएगा। सर, बंकर का एंट्रेंस कहाँ है? एक कमांडो ने पूछा। जोया ने थर्मल इमेज दिखाते हुए कहा, बंकर का मुख्य द्वार इस ग्लेशियर के अंदर एक कृत्रिम गुफा के पीछे छिपा है। वहां ब्लैक ईगल ने एक थर्मल शील्ड लगा रखी है जिससे वो आम रडार में सिर्फ एक ठोस बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन हमारे इस नए स्कैनर ने वहां कुछ सब टेरेनियन भूमिगत वेंटिलेशन शाफ्ट्स का पता लगाया है। हमें उसी रास्ते से अंदर घुसना होगा। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर केवल असीमित डरावना अंधेरा और सफेद बर्फ की चादरें थी जो चांद की हल्की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थीं। पहाड़ों की ऊंचाइयां ऐसी लग रही थी मानो कोई प्राचीन राक्षस मुंह खोले खड़ा हो। 5 मिनट टू ड्रॉप, पायलट की आवाज हेडफोन में गूंजी। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे को छुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो डर के मारे नहीं बल्कि उस अज्ञात दुश्मन से टकराने की उत्सुकता में था जिसने उसके पूरे अस्तित्व को चुनौती दी थी। सब लोग अपने ऑक्सीजन मास्क तैयार रखो, मेजर अभिमन्यु ने आदेश दिया। याद रखना, इस मिशन का कोई वजूद नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो कोई हमें बचाने नहीं आएगा। हम सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। जय महाकाल, कबीर ने धीरे से फुसफुसाया। चॉपर का पिछला दरवाजा खुला। बर्फीली जमा देने वाली हवा का एक ऐसा झोंका अंदर आया जिसने एक पल के लिए सबकी सांसें रोक दी। कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले उस अंधेरी बर्फीली खाई में छलांग लगा दी। उसके पीछे मेजर, जोया और बाकी कमांडो एक एक करके कूद गए। जमीन पर लैंडिंग बेहद दर्दनाक थी। कबीर बर्फ की एक गहरी ढलान पर गिरा और कई मीटर तक घिसटता चला गया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और अरावली के जंगलों में बिताए बचपन ने उसे तुरंत संभाल लिया। उसने उठकर अपने सूट से बर्फ झाड़ी और अपनी कुल्हाड़ी निकाली। कुछ ही मिनटों में मेजर अभिमन्यु, जोया और बाकी कमांडो भी अपने अपने पॉइंट्स पर लैंड कर चुके थे। जोया ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने तुरंत अपना छोटा हैंडहेल्ड जीपीएस ट्रैकर निकाला। कबीर, वेंटिलेशन शाफ्ट यहां से ठीक 300 मीटर ऊपर उस खड़ी चट्टान के पीछे है, जोया ने हांफते हुए कहा। उसकी सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह जम रही थीं। पूरी टीम बेहद सावधानी से बर्फ में अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि निशान कुछ ही सेकंड में गायब हो रहे थे, जो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही था। लेकिन जैसे ही वे उस खड़ी चट्टान के पास पहुंचे, अचानक पूरी घाटी में एक तीखी लाल रोशनी कौंध गई। बीप बीप बीप, जाल है, पीछे हटो, कबीर ने चिल्लाकर मेजर को धक्का दिया। उसी पल बर्फ के नीचे से 4 ऑटोमेटिक सेंट्री गन्स, रोबोटिक बंदूकें ऊपर आईं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। बर्फ के फव्वारे हवा में उड़ने लगे। ब्लैक ईगल के इस सीक्रेट पेरीमीटर डिफेंस ने उन्हें पकड़ लिया था। कवर लो, मेजर अभिमन्यु ने चिल्लाते हुए अपनी असॉल्ट राइफल से उन सेंट्री गन्स पर काउंटर फायर किया, लेकिन उन बंदूकों पर बुलेट प्रूफ आर्मर लगा हुआ था। जोया,
मेरे पीछे रहो। कबीर ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को आगे किया। उसने देखा कि एक सेंट्री गन लगातार कमांडो की तरफ बढ़ रही थी और एक कमांडो के पैर में गोली लग चुकी थी। कबीर ने किसी जंगली तेंदुए की तरह बर्फ पर छलांग लगाई। गोलियां उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकल गईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कुल्हाड़ी को उस सेंट्री गन के हाइड्रोलिक स्टैंड पर दे मारा। कड़क धाड़। अरावली की मिट्टी से बनी वह कुल्हाड़ी साधारण लोहा नहीं थी। कबीर के एक ही वार से वो रोबोटिक गन उखड़कर दूर जा गिरी और उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। लेकिन तभी चट्टान के ऊपर से ब्लैक ईगल के विंटर कमांडो की एक पूरी पलटन नीचे उतर आई। उनके पास अत्याधुनिक सफेद आर्मर सूट थे और उनके हाथों में वही खतरनाक इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स थे जो द्वीप पर देखे गए थे। सोलंकी, तुम्हें लगता था कि तुम हमारे घर में बिना बुलाए घुस जाओगे? ऊपर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कबीर ने ऊपर देखा। एक ऊंचे बर्फ के चबूतरे पर एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। उसने काले रंग का एक विशेष मुखौटा पहन रखा था जिसकी आंखों की जगह पर लाल लेजर लाइट्स चमक रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ईगल की इस बर्फीली सेना का कमांडर था, तारांकन जनरल वोल्फ। जनरल वोल्फ, मेजर अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, यह इंटरनेशनल टेररिस्ट है। इसके सिर पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। मेजर अभिमन्यु और अरावली का वो जंगली कुल्हाड़ीबाज कबीर जनरल वोल्फ क्रूरता से हंसा। शैडो किंग को पहले ही मालूम था कि तुम लोग यहां आओगे। तुम्हारा वो बायोडेटा हमारे काम आ चुका है और अब तुम दोनों हमारे लिए केवल कबाड़ हो। कमांडो, इन्हें जिंदा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें इसी बर्फ में दफन कर दो। जनरल वोल्फ का आदेश मिलते ही ब्लैक ईगल के कमांडो ने चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। कबीर की टीम के 2 कमांडो तुरंत शहीद हो गए। स्थिति बेहद नाजुक थी। वे पूरी तरह से घिर चुके थे और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मेजर, जोया को लेकर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ भागो। मैं इन्हें यहां रोकता हूं, कबीर ने दहाड़ते हुए कहा। कबीर, तुम अकेले नहीं लड़ सकते, जोया चिल्लाई। भागो यहां से। कबीर की आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। आज से के फॉर किंग का सुपर एपिसोड यही समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए धारावाहिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों देखते रहिए नॉलेज स्टोरीज यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी ही नया धारावाहिक शुरू किया जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को के फॉर किंग धारावाहिक कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला धारावाहिक आपसे मिस ना हो। तो फिर आज लेते हैं विदा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।